गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का एनर्जी इन एसएचएम। इससे पहले क्लास में हम आपको एसएचएम के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। एसएचएम का भाई मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि हिंदी में बोले तो सरल आवर्त गति। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो इससे पिछली जो हमने क्लास रिकॉर्ड करी थी वो आप देख सकते हैं, और वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल कर दिखाई थी, और वो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट था और ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर के पर्पज से दोनों, अगर एसएचएम से कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा तो या तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाएगी और या तो एनर्जी इन एसएचएम निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी होती है उसको निकालेंगे। अब सबसे पहली बात, एनर्जी होता क्या है? एनर्जी का भाई मतलब होता है ऊर्जा। आपने छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ऊर्जा जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। अगर हम हिंदी में बात करें तो एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। भाई यही तो आपने पढ़ा है। अगर हम इसी चीज को कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में तो क्या आप बोलेंगे कि एक होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिए कि एनर्जी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो वही क्या कहलाती है? टोटल एनर्जी कहलाती है। किसी भी बॉडी में आप कह सकते हैं, कोई बॉडी है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एक बॉल आपके पास है, ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, बॉल है आपके पास। अब इस बॉल को अगर आप क्या करें, इस बॉल से अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? तो उसमें भाई एनर्जी होगी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप उस बॉल को एक जगह पर केवल रख दें तब उसमें कौन सी एनर्जी है? तब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। भैया स्थितिज का मतलब क्या होता है? स्थितिज का मतलब यही तो है कोई चीज स्थिर है, ठीक है। और गतिज का मतलब क्या है? काइनेटिक का मतलब क्या है कि कोई चीज गति में है, मोशन में है। समझ में आपको आया? जब भी कोई चीज मोशन में होगी तब वहां पर काइनेटिक एनर्जी लग रही होगी। और अगर कोई वस्तु, कोई बॉडी ऐसी है जो रुकी हुई है अपनी एक जगह पर, तो वहां पर कौन सी एनर्जी लग रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों आपस में मिल जाती है तो ये बराबर किसके हो जाती है? टोटल एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में हमने लिखा हुआ है कि जब कोई बॉडी एसएचएम करेगी, एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख रखा है, तब इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों प्रकार की एनर्जी होगी। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि एसएचएम, हमने आपको एक पेंडुलम वाला एग्जांपल बताया था। पेंडुलम है वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर आया अपनी मीन पोजीशन पर, फिर इधर गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पर वापस आया। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी लग रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही है। कहने का मतलब है यहाँ पर जब भी कोई बॉडी एसएचएम करेगी तो दोनों प्रकार की एनर्जी वहां पर होगी, और इन दोनों के ही हम एडिशन यानी कि योग को क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी कहते हैं। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है यू निकालेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यानी के निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारी फाइनली जो ऊर्जा निकल कर आएगी यानी कि जो टोटल एनर्जी निकल कर आएगी वही हमारी क्या होगी? एसएचएम, मतलब एनर्जी इन एसएचएम की एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? यू निकालेंगे। तो यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जिसे कहते हैं, डिनोट करते हैं यू से। हमने इसके लिए क्या किया? मान लिया कोई बॉडी जिसका मास m है और t समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा। भाई डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने पिछले क्लास में काफी डिटेल किया था कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो क्या किया है कि t समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? y। काफी बच्चे गलत कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह भैया वो लिख देते हैं डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्टेंस जो है वो एक हमारी अदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सदिश राशि है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग दोनों चीजें हैं तो इसमें गलत मत करिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है y है और उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन अल्फा मान लिया है। तो इस डेरिवेशन की शुरुआत के लिए आपको ये पहला स्टेप याद रखना होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। अब ये स्टेप कहाँ से लेकर आए? तो ये स्टेप जो है आपने, जब हमने पहला जो कराया था डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे अल्फा के 2 मान निकले थे कि नहीं? यानी जो अल्फा का मान था वहीं से हम ये वाली इक्वेशन लेकर आए हैं। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको ये पहला स्टेप जो है वो याद रखना पड़ेगा। जैसा कि जब वो वाली क्लास बताई थी पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो बताइए, आप खुद बताइए, जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो उसका पहला स्टेप क्या था?
खुद सोचिए क्या था पहला स्टेप, यही तो था, एफ जो था उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, यही तो बताया था। मतलब जो फोर्स है, मतलब जो यहाँ पर फोर्स कौन सी थी, रिस्टोरिंग फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, डिस्प्लेसमेंट के। ऐसे ही यहाँ पर आपको पहला जो स्टेप है वो याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकाल रहे हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि एक्सीलरेशन यानी जो अल्फा है वो किसके बराबर होगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई के। ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पर कांस्टेंट ही है और वाई क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इसको सही तरीके से देखें, लिखा वही चीज है, वहां पर था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ पर एफ क्या था, फोर्स, लेकिन अब हम फोर्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एक्सीलरेशन लेंगे। ठीक है, ये समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना चाहे लगा दीजिए। वहां पर एक्स था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है, वाई है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ माइनस जैसे चल रहा है वो भी चलाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जब भी हम, आपको पता होगा, जब हम ये हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। तो पहला स्टेप आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे हमने क्या किया, एक हमने ग्राफ प्लॉट किया, मतलब एक ग्राफ बनाया किसके बीच, एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक हमने ग्राफ बनाया। ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि y और ये है फोर्स, इनके बीच हमने एक ग्राफ बनाया और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, एक ट्रायंगल प्राप्त हो गया। ट्रायंगल समझते हैं, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का होता है जिसकी तीन भुजाएं होती, तीन कोने होते हैं, वही ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब है, इसके लिए हमने क्या किया, एक प्लॉट किया ग्राफ किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, और ऐसा करने पर हमको एक ट्रायंगल प्राप्त हो गया और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी तो होती है यानी यू, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहले से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि यू बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है 6 क्लास से ही, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर हमने वही लाइन लिखी है कि जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो यू के बराबर होगा। चाहे आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया है इज इक्वल्स टू यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वही हमने लिखा है कि यू जो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आधार का मतलब क्या है, जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन होगी बेस होगी। जब भी कोई चीज, जैसे कि अगर हम बात करें घर की, तो घर का भी जब घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका बेस बनाया जाता है, या कोई भी चीज है जब भी कोई चीज वो तैयार करी जाती है तो सबसे पहले उसका बेस तैयार किया जाता है ना। अगर जब तक किसी भी चीज का बेस नहीं तैयार किया जाएगा तो ऊपर उसकी चीज कैसे खड़ी करी जाएगी। तो इसीलिए बेस को पहले बनाया जाता है। बेस का मतलब क्या है, आधार। ठीक है, अब हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, कितनी हाइट पर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये ट्रायंगल है, अब आप इसमें पहचानिए बेस क्या है, हाइट क्या है। तो अभी हमने आपको बताया बेस क्या होता है बिल्कुल फ्लैट में। तो ये देखिए, ये जो है नीचे वाली लाइन ये क्या है, बेस है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, वाई। तो देखिए बेस की जगह पे वाई लग दिया, हाफ जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया। उसके बाद हाइट, हाइट क्या है भैया, ये ऊंचाई होती है, पता ही होगा आपको ऊंचाई क्या है, ये है। जब इसका मान आपको पता है, इधर एफ है तो जाहिर सी बात है इधर एफ है तो ये भी एफ ही होगा, यानी इसका मतलब है हाइट क्या दे रखी है, एफ दे रखी है। तो दोनों की वैल्यू को रख दिया, बेस और हाइट की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे यहाँ पर एफ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ बराबर एम ए, पढ़ा होगा ना, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। ये क्या होता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक भाई है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन जो है वो हमने क्या मान रखा है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, एक्सीलरेशन को हमने अल्फा मान रखा है। तो एफ बराबर एम ए नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एफ बराबर एम अल्फा ले लेंगे। देखिए एफ की जगह पर हमने क्या किया है, एम अल्फा को पुट कर दिया है। चाहे तो आप इस तरीके से सिंस करके लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू होता है एम अल्फा। अब क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है, केवल मल्टीप्लाई कर दी है। ये देखिए y जैसा था वो वैसे ही रहा, m जैसा था वो वैसे ही रहा, अब बस अल्फा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर y रख दिया। ये देखिए पहला जो स्टेप हमारा डेरिवेशन का स्टार्ट हुआ था, अल्फा का मान ही निकाला था, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। माइनस तो यहाँ पर केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे। क्या किया, बस अल्फा की वैल्यू को पुट कर दिया, यानी u का मान फाइनली हमारा क्या निकल कर आ गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। अब u तो निकल आया। अब बात करेंगे हम दूसरी
एनर्जी की, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, हाफ mv², यही तो होता है, क्या होता है, हाफ mv²। m यहाँ पर मास होता है किसी भी बॉडी का, और v क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे। बस यहाँ पर हम ये जो वेलोसिटी, जिसको हम यहाँ पर अभी तक v पढ़ते हुए आए हैं, यहाँ पर हम v नहीं करेंगे, क्या ले लेंगे, u मान लेंगे। तो u को पहले हम मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो u का मान होता है, अगर कोई SHM बॉडी कर रही है तो उसमें वेलोसिटी में u का मान क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस y²। भाई ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स में भी, तो याद रखिएगा जब भी SHM वाले आपके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं और अगर वेलोसिटी की बात करी जाती है, वैसे बेसिकली तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, बट SHM में हम वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे, स्मॉल u से, ठीक है। तो u से करेंगे तो याद रखिएगा SHM में की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस v²। अब u वेलोसिटी तो निकल गई, फॉर्मूले अब हमने आपको क्या बताया, हाफ mv² या mu²। u की वैल्यू रख दीजिए जो आपने ये निकाली है। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, केवल u की वैल्यू को रख दिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब ये अंदर जाएगा तो ये a के संग पहले जाएगा, फिर y भी आ जाएगा। तो देखिए बस क्या किया है, केवल इस वैल्यू को पूरा अंदर पहुंचा दिया। तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा² a², और फिर ये y के संग भी मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, माइनस जैसा है वो माइनस वैसे ही लगा रहने दिया, और आ गया हाफ m ओमेगा² y²। अब देखिए हमने k भी निकाल लिया, ये देखिए निकाल लिया, u भी निकाल लिया। अब फाइनली आपको टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा, यानी दोनों को ऐड कर देना होगा। तो देखिए क्या किया, ये पूरी E की वैल्यू, ये जो अभी हमने K की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, उसकी वैल्यू रख दी, प्लस था प्लस लगा दिया, U की वैल्यू यही तो निकाली थी, रख दी। अगर आप इसमें सही से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखिए, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, केवल यही तो बचेगा। तो यानी फाइनली जो हमारी टोटल एनर्जी है वो SHM की क्या निकल कर आ जाएगी, E बराबर हाफ m ओमेगा² a², ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हमारी टोटल एनर्जी निकल आई। पर एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, कैसे आता है कि प्रूफ कर कर दिखाइए, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mn² a²। ज़्यादातर इसी तरीके से आता है। तो आपको ये यहाँ तक प्रूवमेंट को पहुँचाने के लिए क्या करना होगा, बस आपको एक फॉर्मूला और लगाना है कि ओमेगा बराबर होता है 2πn। क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πn होता है। तो इसी क्वेश्चन में हमको 2πn रख देना है, 2πn, ये देखिए ओमेगा की जगह पर। तो 2πn का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4π²n²। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है। यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, E बराबर में 2m π² n² a², यही तो आएगा। फिर हमने देखिए क्या किया है, यहाँ पर क्या, ये देखिए m n² और a² इतना निकाल लिया, और जो 2π² बचा है इसको, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगा दिया। आपको बताया था अभी हमने कि जब भी इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा होता है तो वो हटके कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है, और जब हम इसको लगाते हैं ये किसकी जगह लग रहा है, कांस्टेंट की ही जगह तो लग रहा है। तो क्या किया, 2π² को हटाकर हमने बस एक कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट था तो इसको हटाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया। समझ में आ गया किस तरीके से किया। तो आशा करते हैं ये पूरी जो क्लास है यहीं पे हमारी समअप होती है। इस क्लास में ये हमारी निकल आई है एनर्जी इन SHM। तो इस क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपको आपके एग्जाम आने वाले हैं, कुछ बच्चों के हो भी चुके हैं, जिनके नहीं हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाते तो होंगे लेकिन आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर जाकर, अगर आपने नहीं किया है। वहाँ पर डेप्थ स्टडी नाम से चैनल बना हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का भी, तो आप वहाँ पर से जाकर भी देख लीजिएगा। तो इस क्लास में भी, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।